हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 13 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो केंद्र सरकार के एक पहल से संबंधित है, श्वेत क्रांति 2.0। तो केंद्र सरकार ने दुग्ध क्षेत्र को सुदृढ़ करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए श्वेत क्रांति 2.0 नामक एक सहकारी पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो सहकारिता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन सहकारी समितियों के दायरे को बढ़ाने और रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, और इसका लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध की खरीद में 50% की वृद्धि की जाएगी। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि दुग्ध सहकारी समितियों का विस्तार उन क्षेत्रों में करना जहां तक ये सुविधाएं नहीं पहुंची हैं और उनके परिचालन पहुंच को गहरा करना। इस पहल को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग के राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम 2.0 के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। तो अगर पूछा जाए कि श्वेत क्रांति 2.0 को किस पहल के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम 2.0, और इस पहल के तहत आवश्यकता अनुसार दूध संग्रहण इकाइयां, परीक्षण उपकरण और थोक दूध कूलर जैसी अवसंरचनात्मक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे मदद मिल सके इस क्षेत्र में। आपको पता होगा कि दुग्ध उत्पादन में कुल कार्यबल जो है उसका 70% सिर्फ महिलाएं हैं। तो ये एक तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए भी किया जाने वाला पहल माना जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बायोफैक्ट 2026 से संबंधित। तो जर्मनी के नुर्नबर्ग में आयोजित उत्पादों के विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफैक्ट 2026 में भारत को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब प्रदान किया गया है, और ये जो सम्मान है ये 14 वर्षों के बाद वैश्विक जैविक खेती के केंद्र में भारत की वापसी का प्रतीक है। भारत जैविक खेती में अभी जो प्रगति कर रहा है उसी के अवार्ड के रूप में ये सम्मान उसे मिला है। और ये जो मेला है इसका आयोजन हर माह की इस माह की 13 तारीख तक किया जाएगा। मतलब ये मेला अभी चल रहा है बायोफैक्ट, इसको 13 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। और विश्व के अग्रणी जैविक व्यापार मेले में भारत की भागीदारी कौन कर रहा है? तो भारत की भागीदारी का आयोजन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पे प्रॉपर मंडप लगा हुआ है, भारत का बहुत बड़े क्षेत्र में भारत का मंडप लगा हुआ है, और इस भारतीय मंडप में निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों, राज्य सरकारों के निकायों सहित 67 सह प्रदर्शकों ने भाग लिया है। और इस मेले में चावल, मसाले, दालें, तिलहन, जड़ी बूटियाँ और आवश्यक तेल जैसे जैविक उत्पाद जो हैं उनका प्रदर्शन किया गया। इस वैश्विक मंच पर भारत की कृषि विविधता और जैविक खेती में अग्रणी भूमिका का प्रदर्शन किया जा रहा है इन प्रदर्शनियों के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक दिल्ली से संबंधित है। तो लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है। ये जो योजना है ये 2008 के लाडली योजना का ही उन्नत संस्करण है, और इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 56,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये जो सहायता है ये जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई तक दिया जाएगा, जो उम्र और शिक्षा के विभिन्न चरणों में अलग अलग किस्तों में दिया जाएगा। मतलब ये पढ़ाई जन्म होने के बाद से ही और जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो जाता है तब तक अलग अलग चरणों में ये धनराशि 56,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। एक बार में ही नहीं दी जाएगी, ये किस्त में दी जाएगी। मान लीजिए 10th पे कुछ मिला, 12th पे कुछ मिला, या स्कूल लेवल पे कुछ मिला, तो फाइनली ग्रेजुएशन तक ये टोटल 56,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। और परिपक्वता पर धनराशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत इसको डायरेक्ट खाते में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये जो पात्रता है ये केवल दिल्ली में जन्मी उन लड़कियों तक ही सीमित है जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 1.2 लाख रुपए से अधिक नहीं है।
तो ये एक तो दिल्ली की लड़कियों के लिए ही है सिर्फ, और उसके साथ एक और कंडीशन ये है कि उस लड़की के परिवार का वार्षिक आय जो है वो 1.2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसका पंजीकरण कब किया जाता है? तो पंजीकरण जन्म के समय या स्कूल प्रवेश या उच्च शिक्षा नामांकन जैसे महत्वपूर्ण चरणों में किया जा सकता है। तो इसका कोई ये नहीं है कि जन्म के समय ही करवाना जरूरी है। जन्म के समय अगर नहीं करवाया गया तो स्कूल प्रवेश के दौरान भी किया जा सकता है या उच्च शिक्षा के टाइम में भी किया जा सकता है। और इस योजना के तहत प्रति परिवार केवल 2 जीवित बालिकाओं को ही ये लाभ मिलेगा। अगर किसी की 3 लड़की है तो तीनों लड़की को नहीं मिलेगा, शुरू की 2 लड़की को ही ये लाभ मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सोसाइटी के साथ मिलकर कौशल रथ पहल शुरू की है। अब ये पहल क्या है कौशल रथ? तो ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एआई साक्षरता अभियान युवा एआई फॉर ऑल के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। और इस पहल का उद्देश्य है कि छात्रों, शिक्षकों और युवाओं तक पहुंचना। कौशल रथ क्या है? तो कौशल रथ एक मोबाइल इकाई है जो चलती फिरती डिजिटल प्रयोगशाला के रूप में काम करेगी। और इस वाहन में इंटरनेट सक्षम कंप्यूटर और ऑडियो विजुअल सिस्टम लगाए गए हैं। इसमें एआई और जनरेटिव एआई से संबंधित संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल भी उपलब्ध है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह मोबाइल लैब स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और सामुदायिक केंद्रों का दौरा करेंगी। और इंडिया एआई मिशन के तहत कौशल विकास जो है वो 7 प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो इंडिया एआई जो मिशन है उसके जो 7 स्तंभ है उसमें से एक प्रमुख स्तंभ कौशल विकास भी है। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 16 से 20 फरवरी को अभी भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। तो उसके पहले ये कौशल रथ पहल का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से संबंधित है। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके साथ ही 12 से 18 फरवरी 2026 तक पूरे देश में राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 12 से 18 फरवरी 2026 तक। इस बार की थीम क्या है? तो थीम है विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर, एमएसएमई में उत्पादकता का अधिकतमकरण। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से सशक्त बनाना। इस पहल के जरिए उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमईज को क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से सशक्त बनाना। और इस पहल के जरिए उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देकर एमएसएमई क्षेत्र को आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है। तो इसका 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है 12 फरवरी 2026 को। और राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब मनाया गया है? तो 12 से 18 फरवरी 2026 तक। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये करंट का टॉपिक तो है ही, इसके साथ साथ पॉलिटी का भी टॉपिक है। और आजकल हर एग्जाम में स्टैटिक पार्ट को करंट से जोड़कर ही पूछा जाता है। मतलब स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड जो भी करंट में न्यूज हो, मैक्सिमम यूपीएससी हो, अब तो बीपीएससी भी, पहले तो सिर्फ यूपीएससी में ऐसा होता था लेकिन अब बीपीएससी भी इस पैटर्न को फॉलो करने लगा है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है क्या? तो अभी हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। और ये प्रस्ताव अब संसदीय नियमों के अनुसार जांच और प्रक्रिया से गुजरेगा। तो ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो इसका संविधान में कहाँ चर्चा किया गया है?
तो संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा को अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान दिया गया है। अब अनुच्छेद 94C को देख लेते हैं। तो इसके अनुसार अध्यक्ष का जो पद है वो निम्न परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। कौन कौन सा? तो अगर वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, अगर वे उपाध्यक्ष को लिखित रूप से इस्तीफा दे देते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। अगर संसद के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो उन्हें हटा दिया जाएगा। और यहाँ पूर्ण बहुमत आवश्यक होता है। ठीक है, पूर्ण बहुमत का मतलब अर्थात उस समय सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन। मतलब जिस दिन ये पास हो उस दिन सदन में जो भी कुल सदस्य हों उसके आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी उनको पद से हटाया जा सकता है। अब हटाने की जो चरणबद्ध प्रक्रिया है वो भी देख लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा के कार्य संचालन नियम 200 से 203 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। और सबसे पहले कोई सदस्य लोकसभा के महासचिव को लिखित सूचना देता है कि उनके खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाने वाला है। और प्रस्ताव को विचारार्थ लाने से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, नहीं तो आप नहीं ला सकते हैं। सूचना अवधि पूरी होने के बाद प्रस्ताव को सूचीबद्ध किया जाता है और जब प्रस्ताव पर विचार किया जाता है तो उसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। मतलब आपको 14 दिन पहले बताना होगा कि आप ये प्रस्ताव लाने वाले हैं और 14 दिन जब आपका हो गया, कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। और सूचना की अवधि पूरी होने के बाद उस प्रस्ताव को सूचीबद्ध करने के लिए आपको 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगर 50 से कम सदस्य समर्थन करते हैं तो प्रस्ताव उसी समय खारिज हो जाएगा, लेकिन अगर 50 सदस्य समर्थन कर देते हैं तब उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर समर्थन 50 सदस्य कर दिए तो प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर देते हैं और 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा निर्धारित की जाती है। चर्चा के दौरान बहस केवल उसी प्रस्ताव पे लगाए गए आरोपों तक सीमित रहता है, किसी और टॉपिक पे आप बहस नहीं कर सकते हैं। और प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को अधिकतम 15 मिनट बोलने का अवसर मिलता है। और इस बीच लोकसभा अध्यक्ष को भी बहस में भाग लेने का अधिकार होता है। वो बहस में भाग ले सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, प्रथम मत में वोट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मत बराबर हो जाता है, मतलब पक्ष विपक्ष में मत बराबर हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में अध्यक्ष वोट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पहली बार में वोट कर सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को इस बीच कौन कौन सा अधिकार प्राप्त हो सकता है? वो बैठक में बैठ सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, अपनी बात को भी रख सकते हैं सदन में, और पहली बार में वोट भी दे सकते हैं। प्रस्ताव पारित तभी माना जाएगा जब उसे सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा। पूर्ण बहुमत मतलब कुल उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक का बहुमत। अब आपके मन में ये सवाल आया कि इससे पहले किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है कि नहीं? तो लाया गया है। 3 बार प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन पारित कभी भी नहीं हुआ है। सबसे पहले 1954 में गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ, फिर 1966 में हुकम सिंह के खिलाफ, उसके बाद 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। इस बार भी पास होने की उम्मीद कमी है, लेकिन फिर भी विपक्ष लाई है, तो ये टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी था। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।